ये जो वेब सीरीज़ आई अर्लियर, मुझे लगता है क्योंकि मैं भी कोटा के पास भवानी मंडी से ही हूँ और मेरा भी एक उस लेवल पर जुड़ा हुआ है, तो शुरू में जो आपको लगता है कि यार आपके शहर पर कोई फिल्म बना रहा है तो आपको थोड़ा प्राउड फील होता है कि कोई कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, वेब सीरीज़ बना रहा है। बट जब आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो पूरा नकारात्मक दिखा दिया, ऐसा तो शहर है नहीं जैसा इन्होंने दिखा दिया, इतना नेगेटिव तो है नहीं। उसने नेगेटिव परसेप्शन बहुत ज़्यादा बोल्ड कर दिया देश में, जबकि मुझे पर्सनली मैं बताना चाहता हूँ ऐसा इस शहर में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप क्या कहेंगे इस पर? कोटा एक छोटा सा 8-10 लाख की आबादी का शहर रहा होगा, शुरू में तो 2-3 लाख का ही था। इसने एक युवाओं को एक नया माहौल दिया। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सकारात्मक ऊर्जा युवाओं को यहाँ मिलती है, भारत में जो युवाओं के साथ जो समस्या है उसका सबसे अच्छा समाधान कोटा में है, जो उसकी भावनाओं का, उसकी इमोशंस का, और वो यहाँ आकर के जीना सीखता है। अभी का जो बच्चा है उसका सबसे बड़ा डर क्या है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया। तो बच्चे के सामने भी इतने करियर ऑप्शन है कि वो खुद कंफ्यूज्ड है कि मैं करूँ क्या। करियर को मैं बहुत बड़ा इस समय वो नहीं मानता हूँ कि हम उसको बहुत सारे ऑप्शन अभी बताएं। उसके जीवन में अपने आप आ जाएगा वो ऑप्शन। कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, आपको अपने रूट्स पे बार बार जाते रहो, याद करते रहो मैं कहाँ से आया, कैसे हुआ। जैसे एक रोटी बन के आती थी हमारे यहाँ और हम 4 भाई बैठे हैं जीव में, 4 कजन्स हैं, तो हम 4 हिस्से कर लेते थे। आजकल का बच्चा नहीं कर पाता। तो वो एक शेयरिंग करना, मतलब अपनी हर चीज़, चाहे हमारी कोई भी हो, हमारा। या प्रभु से प्रार्थना में क्या मांगे, आप क्या कहना चाहेंगे? तो भगवान से यही मांगता हूँ, कृपा कि सब प्रसन्न रहें क्या बात, और सब एक दूसरे को प्रसन्न रखें। आज के समय में स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बल्कि उम्मीदों का बोझ लेकर के घूम रहे हैं, कंपैरिजन का जो प्रेशर है उसको झेल रहे हैं और फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है उससे भी जूझ रहे हैं, उससे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एजुकेशन जो है वो सिर्फ मार्क्स तक जो है सीमित होती है या फिर एजुकेशन का जो सही मतलब है वो एक बेहतरीन इंसान बनना है। हमारे साथ में आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब पता करने के लिए एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। जो मेरा होम टाउन है भवानी मंडी, वही इनका भी होम टाउन है और सर से बातचीत में निकला कि भवानी मंडी अवश्य जो है ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है, इसीलिए वहाँ से निकलने वाले जो है कमाल करते हैं। एक ऐसा टाउन जो कि 2 स्टेट्स की जो बॉर्डर है वहाँ पर है, जहाँ टिकट देने वाले भाई साहब मध्य प्रदेश में बैठे हैं, टिकट खरीदने के लिए जो लाइन लगी है वो राजस्थान में लगी है, जहाँ का प्लेटफॉर्म भी 2 स्टेट्स में डिवाइडेड है, लेकिन थॉट सबका सेम है, वो ये है कि फ्यूचर में कमाल करके दिखाना है। आज हमारे साथ हमारे देश के जाने माने एजुकेशनिस्ट, समाज सेवी और एलन करियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, बेहतरीन व्यक्तित्व डॉक्टर नवीन माहेश्वरी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। और आपको प्रणाम करते हुए सबसे पहले तो मैं उन सभी परिवारों की ओर से धन्यवाद करता हूँ, उन सारे स्टूडेंट्स की ओर से धन्यवाद करता हूँ जो इस समय देश की और ना सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की सेवा कर रहे हैं साइंस के माध्यम से, और एलन से पढ़ने के बाद जो आज अपने अपने मुकाम पर जो है पहुँच चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में जो है कभी ना कभी दिन में एक बार तो आ जाता हुआ थैंक यू एलन। तो उन सब परिवारों की ओर से भी आपको प्रणाम है। मेरा भी सबको नमस्कार, सबको प्रणाम है जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करें, आपने जो बेहतरीन काम किए उनके बारे में बात करें। ये बताइए कि अभी का जो बच्चा है उसका सबसे बड़ा डर क्या है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके हिसाब से? मुझे लगता है अभी का बच्चा जो है वो उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो जिस तरह से हमारे या इससे पहले की जनरेशन का उस तरह से नहीं हो पाया है। और उसमें उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती समाज में जो एक अकेले रहना या एकल परिवार का जो चलन बढ़ा, प्लस एक बच्चा या भाई बहन नहीं होना, या परिवार के जो संयुक्त परिवार का जो एक हम कहते हैं ना जो एक असर होता था हमारे ज़माने में, उसका उसको एक अभाव वो सह रहा है। और उसके बाद वो लर्निंग के लिए, क्योंकि उसमें जिज्ञासा उतनी है उसमें, वो चाहता है कि मैं भी सब चीज़ें देखूं करूं, लेकिन जो जिज्ञासा वो पहले अपने कई इस तरह के सपोर्ट से प्राप्त कर लेता था, परिवार के सदस्यों के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ और अपने कज़न्स के साथ, उससे जो उसको नहीं मिल पा रहा है, उसकी पूर्ति के लिए वो दूसरे साधन, जिसे हम आज की डेट में ये सोशल मीडिया कहते हैं या जो इस तरह का है, तो उसमें कई तरह की चीज़ें उसको मिक्स मिल रही है, तो उसको थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ जाता है। वो असली क्या है, नकली क्या है, उसमें पहचानने में जो उसको उसकी उम्र के हिसाब से दिक्कत आती है। उसका ही हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए हम बच्चों को थोड़ा सा दिशा निर्देशित भी करें और उनकी जो काउंसलिंग है, उनका जो मोटिवेशन है, उसमें हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल इस बात पे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल इस चीज़। तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं आप लोग, उनको भी समझाते हैं कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है। आप देखिए कि हर चीज़ को
जिस तरह से पहले दिखाया गया है, हमको कहते हैं ना कि हमें एक आभासी दुनिया में ले जाया गया और हम उस टीवी की दुनिया से, उस मीडिया की और उस नाटक की दुनिया से जब बाहर ही नहीं निकल पाए। इवन हमारी फिल्मों ने भी हमें बहुत अलग तरह की भ्रांतियाँ पैदा करी। तो जीवन की यथार्थता का जो एहसास है, हम लोगों के ज़माने में हमें एक थप्पड़ से हो जाता था, अब नहीं होता है। तो सर अभी आजकल कहते हैं जरा ना सा कि कोई स्कूल में कुछ कर दो, किसी बच्चे को डांट दो, खड़ा कर दो, तो माँ बाप मोर्चा लेके पहुंच जाते हैं। हमें उन सब चीज़ों को वापस से अपनी गुरुकुल पद्धति के हिसाब से सोच के, भारतीय संस्कृति के हिसाब से सोच के हमें वापस में उसमें कुछ बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है। हमारी शिक्षा पद्धति में आप देखिए, नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें कितने तरह के नए विचारों को उसमें समावेश किया गया है। तो उन सबको हम भी अपने यहाँ पे, उसमें से कई हमारे जो पुराने लोग हैं और हम भी एक्सपर्ट्स को बुलाते रहते हैं। आप जैसे लोग भी बहुत आते हैं जो हमें जो दुनिया में हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। हम भी उसमें से कुछ न कुछ ढूंढ के भी लाते हैं और उसको फिर हम यहाँ हमारे बच्चों में, हमारे पेरेंट्स में, इवन हमारे टीचर्स में, हम उनको टीचर्स, जो वही टीचर आज से 20 साल पहले जिस बैच को पढ़ाता था, आज जिस बैच को पढ़ा रहा है, तो उसको भी अपनी एटीट्यूड में, अपने स्टाइल में, अपने कंटेंट में चेंज करना पड़ रहा है, क्लास में भी, बोलने में। तो कई तरह की चीज़ों की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, उसके हिसाब से उनके भी सेशंस लेते हैं। एक सवाल अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या दंड भय जो है वो आवश्यक है एक छात्रा के जीवन में? वो एक होना चाहिए कि आपको पनिशमेंट मिल सकती है। देखिए, वो जो पनिशमेंट था, अब उसका ज़माना गया। अब आत्ममंथन का ज़माना है, अब एहसास का ज़माना है। जब उसको ये फीलिंग आ जाएगी कि यस, आई वॉज रॉन्ग, और ये रॉन्ग की फीलिंग मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें बनाई थी, ये आपको कौन देख रहा है? आप खुद अपने आप को देख रहे हैं। ये जब हम इस बात को सिखाना लग जाएंगे वापस से कि हु इज़ लुकिंग एट यू इफ़ यू आर अलोन। अब ज़्यादातर बच्चे अलोन हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन उसको ये एहसास हो जाए कि हाँ, मैं खुद तो देख रहा हूँ। सीसीटीवी ऑन है, वो उसको अपना सीसीटीवी खुद लगा के रखे, उसको वो जिंदगी का वो फलसफा सिखाना है। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, एकल परिवार में हैं, और वो शायद वो माहौल नहीं समझ पा रहे हैं, रिश्तों की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। खुद ही अकेला बेटा है तो वो, या बच्चा लड़की है तो वो क्या समझेगा कि भाई बहन का प्यार क्या होता है या फैमिली कैसे चलती है। आप 4 ब्रदर्स हैं और आप चारों संयुक्त हैं तब से अब तक। बीच में खटास भी होती होगी, छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं। हाउ डू यू डील विद दैट, और कैसे आपने वो जो एक पारिवारिक शक्ति जो है उसको मजबूती के साथ रखा है? क्योंकि आपसे बेहतर कौन बता सकता है इसकी वैल्यू क्या होती है, परिवार की शक्ति क्या होती है? देखिए, हमारे परिवार में आप भवानी मंडी के कुछ हमारे, मान लीजिए हमारे 4 दादाजी जो एक साथ इतने साल तक रहे, फिर हमारे जो 6 भाई मेरे पिताजी, और इसके अलावा जो 4 दादाजी के अलग संतानें, उनका मैंने एक अलग तरह की बॉन्डिंग देखी कि वो एक दूसरे के प्रति समर्पण। मेरे जो पिताजी से छोटे भाई जो बहुत अच्छे सीए और बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, जब उनको पता पड़ा कि बड़े भाई को कैंसर है, तो वो अपना कैरियर छोड़ के और उस परिवार को, हमको संभालने के लिए, वो एक ऐसी कंपनी में कोटा आ गए जो बाद में बंद हो गई। वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में जा सकते थे, उनका कैरियर बहुत ऊंची जा सकता, लेकिन आप वो समर्पण देखिए, वो अपने भाई के प्रति जो उनका, जब उनको पता पड़ा कि मेरे भाई की बीमारी खतरनाक है और उसका क्या, तो उनको ये लगा कि मुझे उसके पास रहना है। उसके लिए वो उन्होंने अपने जीवन के उस कैरियर का, तो आज हमने वो सब चीज़ें हमारे जीवन में देखी। यही बातें हम अपने भाइयों के साथ देखते हैं कि मेरा भाई अगर कभी मुझसे नाराज है तो मैं पहले थोड़ी देर के लिए खुद चुप हो जाऊं और उसको समय दूं। अगर मैं सही हूँगा तो वो अपने आप समझ जाएगा, और अगर वो सही होंगे तो मैं समझ जाऊंगा। क्या बात। तो हमको थोड़ा एक दूसरे के प्रति इंस्टेंट रिएक्शन की जगह हमें कुछ समय एक दूसरे को देना चाहिए। जब हम किसी बात पे, हमारे आप जो विवाद की बात कर रहे हैं, और उसके साथ हम, अगर हमारी जो आत्ममंथन वाली बात जो मैंने आपसे कही कि हम भी अपने ऊपर एनालिसिस करें कि क्या मेरी गलती तो नहीं हो रही है। कई बार हम अपने ईगो के कारण भी अपनी किसी चीज़ को मनाने में लग जाते हैं। तो वो आत्ममंथन हम थोड़ा सा, अगर थोड़ा सुबह अकेले में बैठ के सोचेंगे तो हमें अपने भी एहसास हो जाता है, और उसको फिर सुधार कर लें। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती। क्या बात। तो हम इंसान हैं, हम अपनी गलतियां सुधारते रहें, तो हमारे परिवार में भी, हमारे बिजनेस में भी, इवन हमारे टीचर्स के साथ, हमारे स्टाफ के साथ हम कभी गलत व्यवहार कर जाते। हमको ये चीज़ हमको सीखनी पड़ी कि हम अपने व्यवहार को बाद में आत्मावलोकन करें कि हमने क्या सही किया था, गलत किया था, अगले दिन माफ़ी मांग लें। और क्षमा मांगना सबसे बड़ी वीरता है।
अगर आपको क्षमा मांगना आता है, सॉरी बोलना आता है, इससे बड़ी कोई वीरता ही नहीं है। सबसे बड़ा गुण है। सबसे बड़ा वीरता है। मैं कह रहा क्षमा वीरस्य भूषणम। यस। ये बहुत बड़ी बात हमारे ऋषिकेश के ऋषि लोग के अब इसको हम भूल ही गए। आजकल क्षमा मांगना तो ऐसा हो गया जैसे कि मेरी मैं हार हो बोलूंगा क्या? गई। हार हो गई। अरे काय की हार हो गई? तेरी जीत हुई भैया, तूने क्षमा मांग ली। जीत तो हार तो उसकी हुई जिसने क्षमा नहीं किया। राइट। अगर उसने क्षमा कर दिया तो फिर तो वो भी ठीक है। राइट राइट राइट। दोनों बातें। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि भी आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कहेंगे, और सोशल मीडिया जो है सर इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द सक्सेस। सोशल मीडिया पर आपको हार की कहानियाँ तो मिलेंगी नहीं, वहाँ सब खुश हैं। घर के सबसे जो एक अच्छी सी दीवार है उसके साथ फ़ोटो डल जाती है, बाकी दीवारें ख़राब पड़ी उनको सुधारने पे ध्यान नहीं है किसी का। सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जब बच्चा देखता है कि कितनी सक्सेसफुल दुनिया मेरे आसपास चल रही है, ऐसे में अपनी मेंटल वेल बीइंग पर ध्यान देना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग कैसे बच्चों को ये सब सिखा रहे होते हैं? वही जो आपने कहा कि आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया जो है उस पर आप कैसे डील कर रहे होते हैं, क्या समझा रहे होते हैं? अभी रिसेंटली प्रेमानंद जी महाराज का एक राजेश सर के साथ इंटरेक्शन हुआ, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अभी कुछ परिवर्तन आ रहा है। पहले सोशल मीडिया कुछ भी आ रहा है, उसमें कन्फ्यूज़न जो एक सबसे बड़ा सब मैंने बताया ना, वो परिपक्व बुद्धि नहीं है जो देखने वाला है। और हमने उस पर कई देशों ने तो आपको याद हो तो सोशल मीडिया बैन करना शुरू कर दिया क्योंकि वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन हमारी 130-140 करोड़ की हमारी इस आबादी के देश में हम कई तरह के कानून हम फोर्सफुली लागू करेंगे तो वो नहीं होगा। तो उसके कानून की जगह मैंने कहा कर्तव्य पे लाया जाए। कानून मतलब आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते, आप उसको उस कर्तव्य के रूप में उसको समझाएं। तो हमारे कई अच्छे संत हमारे वर्तमान जो हैं उसको हमारे कई सभी धर्म के उसको समझ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी लाइन जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति विधान। तो सोशल मीडिया की सुमति के साथ उपयोग अगर होगा तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो ये अच्छी बातों को तो पहुँचा ही रहा है ना। आप अच्छी कहानियाँ अगर आ रही हैं और अच्छे प्रेरणात्मक अगर हमें संदेश मिल रहे हैं, हमें किसी रक्षा की, किसी सेना की, किसी जवान की कहानी, उसके बलिदान की कहानी अगर सोशल मीडिया से हमारे हर एक घर में पहुँच रही है तो वो भी हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा भवानी मंडी एक ऋषि मुनि की, लेकिन भारत तो अनेकों ऋषि मुनियों की धरती है। तपोस्थली। तो यहाँ से वापस से एक जो मैं सोचता हूँ कि विश्व गुरु की जो बातें वो निकलेगी और छोटी छोटी जो मशाल लेके लोग चल रहे हैं वो बड़ी बनेगी। और उस मशाल को युवाओं ने, अभी आपने देखा होगा पहले एक अलग तरह की क्लब नाइट होने लगी थी, अब इसी का एक सब्स्टिट्यूट आ गया भजन जैमिंग। ये कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 60 का होने वाला हूँ। लेकिन 18 साल का युवक, 17 साल का युवक ये समझ रहा है। इंदौर जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में रात को अब बच्चे मिलते हैं और खूब नाचते हैं, लेकिन नाचने का अब जो वो किसी न किसी मतलब वो एक अलग भाव में नाचते हैं। भारतीय चीज़ें आ रही हैं, संस्कृति आ रही है, प्रणाम आ रहा है, बड़ों का सम्मान आ रहा है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, मुझे विश्वास है। भारत जो है विश्व को दर्शन देता है और एक बार फिर से हम उन्हें वो आत्मदर्शन की ओर लेके जा रहे हैं। अभी आपने श्री रामचरितमानस की बात की तो मुझे वो भजन की पंक्ति याद आती है कि ज़िंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अब वो भजन में कहना तो बहुत आसान है सर कि जैसे चाहे रख दे, लेकिन अंदर तो इच्छा वही है कि महल में ही रखे, मतलब मेरा बढ़िया सा 3 BHK 4 BHK हो या बढ़िया सा विला हो। तो ये जो एक खुद की एक्सपेक्टेशन होती है, खुद की उम्मीदें होती हैं, जो आपने अभी आत्मावलोकन की बात की, आई एम श्योर कि जो कोटा में आके पढ़ रहा है, जहाँ कहीं भी जो स्टूडेंट पढ़ रहा है या पॉडकास्ट देख रहा है, वो भी आत्मावलोकन तो यही करता है कि मैं बेस्ट वाले मुकाम पर पहुँचूँ, लेकिन किसी वजह से नहीं पहुँच पा रहा है। तो आजकल ये पैनिक अटैक भी बहुत सुनने को मिल रहे हैं सर। आपने भी सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एंग्जाइटी जैसा वर्ड बोलते हैं। अभी मैं एक स्कूल में मोटिवेशनल सेशन के लिए गया तो वहाँ पर एक बच्चे ने कहा मैं डिप्रेशन में, मुझे लगता है डिप्रेशन से। मैंने कहा अभी तो आपकी उम्र में हमें स्पेलिंग पता नहीं थी इसकी। तो ऐसे में कैसे बच्चे सबसे डील करें, कैसे वो मेंटली स्ट्रांग बने, क्या आप अपनी ओर से सुझाव देना चाहते हैं? और यहाँ आपने, मैंने सुना कि इमोशनल वेलबींग सेंटर भी शुरू किया, उसकी भी कहानी ये मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक बीमारी को अननेसेसरीली, मतलब मैं इसमें सबका दोष मानूंगा कि हमने जो विश्व के लोग जो फैलाते हैं हम उसी को लेके चल जाते हैं। हम देखते नहीं कि हमारे देश में उस चीज़ को कैसे हमें क्या रूप में देना है। हमने डिप्रेशन साइकोलॉजिस्ट ये वो खूब बातें करी और पूरा विश्व WHO भी उस पर कूद पड़ा। इस देश में उस तरह की भाषा की जरूरत ही नहीं। अब हमने इमोशनल वेलबींग क्यों रखा नाम उसका? इमोशंस हैं, कभी किसी के खराब हो जाते हैं, किसी भी उम्र में भी हो सकते हैं। पति पत्नी में इमोशंस खराब हो जाते हैं, बच्चों में भी हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया ना कि उसके पास सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है कि उसको कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। तो हम उस इमोशनल वेलबींग के अंदर एक ही चीज़ को लाना चाह रहे हैं कि बच्चे की बात सुन ली जाए,
हो सकता है उसकी मम्मी नहीं सुन रही है तो उसके पापा सुन लें, पापा नहीं सुन रहे तो गुरु सुन लें, और सुन लें और उसको उसके हिसाब से टेकल कर लें। तो उसके इमोशंस अगर वापस अच्छे हो जाएंगे तो हम ये स्ट्रेस वर्ड को हमको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। किसी ने देखी तो है नहीं स्ट्रेस, मैंने देखी ये स्ट्रेस है साहब, ये चीज़ दिखती है, फलाना शहर है, अब उसको ऐसे के साथ मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है। हम यही तो बताना चाह रहे हैं बच्चों को, स्ट्रेस हमने तो देखी नहीं तो होती नहीं, केवल हम थोड़े समय ऊपर नीचे हो जाते। और यही हमारी भारतीय क्रिकेट टीम भी कर रही है। देखो कैसे अब जैसे उनको इस स्ट्रेस वर्ड से बाहर निकाला तो आज वो छक्के चौके मार रहे, लास्ट वाला भी वो वैभव सूर्यवंशी देखो। तो आपको वो एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे कि देखो कोई स्ट्रेस नहीं होती है, हमारे केवल इमोशंस कम ज़्यादा हो रहे हैं, हम उसको अच्छा करें और हम बातचीत करें। अगर हम वाद कर लेंगे तो विवाद नहीं रहेगा, शरीर के अंदर का भी। क्या बात। हमको वाद करना है, विवाद खत्म करना है। विवाद कहाँ होता है? अंदर भी होता है। हम आपस में अपने आप से लड़ते रहते हैं, उस विवाद को खत्म करना है तो बात कर लीजिए। एक चीज़ है सर, आप इस पे अग्री तो करेंगे कि जब बात आती है कोटा की तो एक जो जनरल परसेप्शन बना है डिफरेंट स्टेट्स में या लोगों की, अरे यार बच्चा वहाँ जाके परेशान हो जाता है, बच्चे पे तो बहुत प्रेशर आ जाता है, बच्चा तो लोड में आ जाता है, बच्चे को तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग खुद से उनको बुला रहे हैं, उनकी खुद की एक चेतना है कि हमें जाकर के डॉक्टर इंजीनियर बनना है और हमें बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना है, इसलिए दे आर कमिंग टू कोटा या जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट में वो जा रहे हैं या एक इस नगरी में आ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी शिक्षा की काशी का। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो वेब सीरीज़ आई अर्लियर, मुझे लगता है क्योंकि मैं भी कोटा के पास भवानी मंडी से हूँ और मेरा भी एक उस लेवल पर जुड़ा हुआ है, तो शुरू में जो आपको लगता है कि यार आपके शहर पर कोई फिल्म बना रहा है तो आपको थोड़ा प्राउड फील होता है कि कोई कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, वेब सीरीज़ बना रहा है। बट जब आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो पूरा नकारात्मक दिखा दिया, ऐसा तो शहर है नहीं जैसा इन्होंने दिखा दिया, इतना नेगेटिव तो है नहीं। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो जो वेब सीरीज़ और ये जो मूवीज़ का एकदम से मुझे लग रहा है कि एक वो डैम के गेट खुल गए और एक सीरीज़, एक बाढ़ आ गई थी इतनी सारी मूवीज़ की, उसने नेगेटिव परसेप्शन बहुत ज़्यादा बोल्ड कर दिया देश में, जबकि मुझे पर्सनली मैं बताना चाहता हूँ ऐसा इस शहर में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये एक हम मान लीजिए कि हमारे देश में अगर किसी की लकीर बड़ी नहीं हो पाती है तो वो दूसरे की लकीर को छोटा करने में लग जाता है। और ये एक प्रयास, चूँकि कोटा एक छोटा सा 8-10 लाख की आबादी का शहर रहा होगा शुरू में, तो 2-3 लाख का ही था, इसने एक युवाओं को एक नया माहौल दिया। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सकारात्मक ऊर्जा युवाओं को यहाँ मिलती है, भारत में जो युवाओं के साथ जो समस्या है उसका सबसे अच्छा समाधान कोटा में होता है, जो उसकी भावनाओं का, उसकी इमोशंस का, और वो यहाँ आकर के जीना सीखता है। मेरा शब्द है जीना सीखता है, वो लड़ना सीखता है, वो मेहनत सीखता है। आपको मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल बता दूंगा। अभी मेरे पास 4-5 दिन पहले ही एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर मैंने मेहनत करना सीखा था आपके यहाँ से, अब मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ और इतनी सफलता से कर रहा हूँ। मैंने कोटा में एक ही चीज़ सीखी थी, मेहनत। अब हमारे देश की जनता, अगर हम ये सोचें हमारे को तो एयर कंडीशन माहौल मिल जाए, और मेरे को बच्चों को पालन भी हम वैसे ही करने लग गए कि कोई भी काम, अच्छा आप घर में भी देखो तो मैं पहले अपने कपड़े, बचपन में मेरे को अलाउ ही नहीं था कि बाथरूम में गीला छोड़ दूं, उसको सुखाने ही पड़ते थे। अब आजकल इतनी सुविधाएं हो गई कि वॉशिंग मशीन से लेके नौकर चाकर, तो अब बच्चे के पास मेहनत का तो कोई ऑप्शन बचपन में नहीं रहा। इवन स्कूल जाना आना, जो हम पहले साइकिल से जाते थे 5-5 किलोमीटर, मुझे तो नहीं दिखता इतने सारे बच्चे अब साइकिलों से जा रहे हैं। बहुत साधन है आजकल, वो ई स्कूटर आ गए, सब मेहनत के बिना के चल। तो मेहनत को करना ये हमारे यहाँ पे कोटा में बच्चे को सिखाया जाए, और जो मेहनत करना जानता है वो फिर नकारात्मक हो ही नहीं सकता। ओवरऑल बच्चा जो कोटा में है, अगर 2 लाख बच्चा आता है तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्न बच्चा कहीं मिलेगा एवरेज में 2 लाख बच्चे में, तो वो कोटा में मिलेगा। सबसे अच्छा माहौल उसको यहाँ मिलेगा। बाकी वो स्प्रेडेड है, उसकी कहानी किसी को पता नहीं है कि वहाँ अगर 1000 बच्चे हैं तो उनके साथ क्या हालत है, उस देश में उस शहर में 10,000 बच्चे हैं तो उनकी क्या हालत है, कोई उसका डाटा नहीं लेता। कोटा में चूंकि 2 लाख है तो उसकी कोई छोटी घटना है उसको लेकर के पूरी बातें करें, लेकिन हजारों की घटनाएं हो रही हैं, चाहे झालावाड़ में भी हो गई हो, चाहे कहीं भी हो गई, चाहे दिल्ली में हो गई, किसी को पता नहीं। लेकिन हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि यहाँ की हजारों ऐसी कहानियां हैं जिन बच्चों ने चाहे सफलता मिली या नहीं मिली, डॉक्टर बने नहीं बने, पर उन्होंने मेहनत करना सीखा और वो उसके बाद आज जीवन में बहुत सफल। क्या बात है। एक ब्यूटीफुल स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले हफ्ते उनसे मिला। इज़ अ वेरी सेटल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत देश की बड़ी कंपनी के लिए ही इज़ वर्किंग फॉर दैट। एंड ही वाज टेलिंग मी कि मैं जब कोटा में था तो वो आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, उनके पिताजी बहुत रेप्यूटेड और वो सब, कोई परिवार में कोई पैसे की कमी नहीं।
बोले बट जो मुझे पॉकेट मनी भेजते थे तो मैं कभी जूस जाके पी लेता था वीक में एक बार, तो मुझे उसकी भी गिल्ट होती थी कि यार मैंने जूस को पी लिया, मैं पिताजी ने इतना भेजा। तो बोले वो जो मेरे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोटा ने डेवलप की। बोले मैं इंजीनियर वो तो नहीं बना, मैं आज अपना एक पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूँ एनालिस्ट के तौर पे, लेकिन मुझे वो लगता है कि वो जो अंदर भावना जगी, क्योंकि मैं बाकी बच्चों को देखता था कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कैसे त्याग कर रहे हैं। तो जो आपने कहा कि मेहनत की हज़ारों कहानियाँ हैं जो शायद उतना उसका हल्ला नहीं मचा, हाँ, जबकि वो मचता तो मुझे लगता है वो बचेगा ना। अब हम उसी कहानियों को हमारे पास क्या चीज़ है, हम जो बच्चों को इस तरह की चीज़ों से बाहर निकालें, तो हम उस तरह की सब कहानियाँ हमारे यहाँ पे गुदड़ी के लाल एक ऐसी कई कहानियाँ, प्लस अब हम उसमें भी जा रहे हैं। अभी मेरी रिसेंटली हमारे जो लोकसभा के स्पीकर है, सांसद हैं, उनसे भी इस विषय पे चर्चा हुई। मैंने कहा दुनिया को, और विशेष रूप से कोटा की जो इस तरह की कहानियां हैं, इनको अपने को दिल्ली में बुला करके एक बार इनको सबको इकट्ठा करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि देखिए कोटा से सफलताओं की कहानियां कैसे लिखी गई। आप उनको नहीं बताएंगे तो फिर असफलता की कहानी तो बताने के लिए दुनिया पीछे ही पड़ी, वो छोटी लकीर करना चाह रही है। उसको लगता है डर कि एक शहर इस तरह से कैसे परिवर्तन। और हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश को हर जगह कैसे कमज़ोर किया जाए, उसके लिए हर लेवल पे ताकतें लगी हुई हैं। ये मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे देश के लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे कई ऐसे लोग, बाहर के भी लोग बैठे हैं जो चाहते हैं भारत आगे नहीं बढ़े, तो वो भी कई तरह के ऐसे षड्यंत्र करते रहते हैं कि भारत का युवा दिग्भ्रमित हो, भारत के युवाओं को नकारात्मक से दिखाई जाए। वो ये दिखाना चाहते हैं, उनका एक हिडन एजेंडा है, ताकि हम वो जो उनके जो, अदरवाइज तो क्या होगा, थोड़े दिनों में भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फिर वापस छा जाएगी। और ये अभी सबसे बड़ा शांति का जो पैगाम है, सब लोग देख रहे हैं। मैं अभी 7 साल 2007 में दुबई गया था और अब मैं अभी गया था जनवरी में। इतना फर्क है भारतीयों की सोच, भारतीयों के प्रति वहाँ के लोगों की सोच में कि यार आप लोग हो। वहाँ पे मैंने स्वामीनारायण मंदिर की जो कहानी सुनी, तो मैं 2007 में उनके साथ उस समय उस कहानी में था। और अब जो मैं अबू धाबी में जब हुआ है, मैंने उनसे पूछा आपको ये परिवर्तन क्यों मिला? बोले हमने ये समझा दिया कि हम जीवन बनाने वाले लोग हैं, हम जीवन मिटाने वाले लोग नहीं। क्या बात, ये उन्होंने वहाँ सिखा दिया लोगों को। और जीवन मिटाना है तो फिर तो विश्व को पूरा ही मिटा लो ना। तो हमारा देश तो, हमारा युवा तो इसके लिए बना है, और इसीलिए वो इतनी मुश्किल से कारगिल पे भी खड़ा होकर के लड़ लेता है, क्योंकि उसको उसका डर नहीं। हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म का सिद्धांत बना हुआ है कि मैं और अच्छा बन के आऊँगा। राइट, बहुत सही, बहुत सही। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने जो कहा कि लोकसभा स्पीकर जो हैं हमारे माननीय बिरला साहब, उनसे आपने बातचीत की कि दिल्ली बुला के इनको सम्मानित करें और एक ऐसा मंच तैयार हो, सारी बातें आपने की। आप खुद भी एक शिक्षा संबल नाम से कार्यक्रम चला रहे हैं, जो मुझे पता चला कि जिसमें आप बाकायदा उन बच्चों को जो ज़रूरतमंद परिवार के हैं उनके लिए अलग से आपने सारी फैसिलिटी कर दी है। थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बात लोगों को कम पता है कि आप उन सारे बच्चों को भी मुफ्त में शिक्षा और उनका ठहरना करना सब आपने संभाला हुआ है। ये कैसे प्रेरणा मिली आपको? नहीं, मैं आपको इसको कहता हूँ, हमने उसको नियोजित करा पहली बार। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम ऐसी कहानियां, ऐसी चीजें नहीं कर रहे थे। अच्छा, लेकिन उसको नियोजित करा। नियोजित मतलब आप उसको, दुनिया आजकल हर चीज के लिए एक वो चाहती है कि मुझे एक अच्छा प्रोस्पेक्टस दिखाओ। तो प्रोस्पेक्टस बनाया हमने उसको पहली बार, और उसको एक विधिवत रूप से हजारों के संख्या में बच्चों को ऐसे पढ़ाया गया, हजारों की संख्या में बच्चों की ऐसी पहले भी हेल्प हुई। लेकिन एक दुनिया में एक संदेश देने के लिए कोटा की, कि हमारे यहाँ पे इस तरह के जो बिल्कुल आपके, जिसके लालटेन में पढ़ने वाला है, हिंदी माध्यम का बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, उसको कौन पूछेगा? तो हमने एक तरीके से उनको फिर एक और उसको अच्छा, उससे सबसे बड़ी बात क्या हो रही, उस मैसेज से एक जागरूकता आ रही बच्चों में कि हाँ हम भी कर सकते हैं। हमें एक देते ना, दूर से एक रोशनी दिख रही है, तो वो दिए से ही वो सात भर, वो एक कहानी है बीरबल की किसी की, वो उसने पूरी रोशनी प्राप्त कर ली थी। चाहे वो बात मतलब प्रेरणा मिलती, तो इससे प्रेरणा हजारों को मिल रही। और ऐसे इस तरह के केस, जो हमारे इस तरह के जो पायदान पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसको एक आशा दिखी कि हाँ मैं भी अब सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे कोटा जा करके, तो पहले भी होता था, लेकिन अब विधिवत उस तक बात पहुंच रही। हमारे पास पहले उसकी कहानी, हमारी उस बात को पहुंचाने का तरीका नहीं था, तो अब जागरूकता आ रही है। अब उसमें लोग धीरे धीरे उस चीज़ से जुड़ रहे हैं, और जैसे हम कर रहे हैं ऐसे कई और शहरों में भी लोग इस तरह की, जैसे मेरे से कई लोग कहते हैं एक बच्चे को तो मुझे पढ़ाना है, एक बच्चे को। और हमारे कई इवन हॉस्टल वाले, हमारी लिमिट है, मान लीजिए हमारे पास 3 ही हॉस्टल है, तो मैं उसमें 3 में रख रहा हूँ। इसके अलावा कई हॉस्टल में जहाँ पे बच्चों को फ्री में रखा गया, हमने फीस तो कईयों की माफ़ करी, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन उसका जो खाना पीना रहना है, उसके लिए कई हॉस्टल वाले अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। वो कहानियाँ अभी अगर हम चाहेंगे तो उसको भी संगठित करके बता देंगे। तो कुल मिला के बताने चाह रहा हूँ कि जो कार्यक्रम है शिक्षा संबल, उसमें ज़रूरतमंद परिवार के जो बच्चे हैं उनका रहना, ठहरना, खाना पीना और पढ़ाई करना, और सेम क्लासरूम में जहाँ पे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पर आकर के पढ़ते हैं। मैंने सुना है कि उसमें गर्ल्स का रेशियो ज़्यादा है।
हाँ, ये थोड़ी सी हमारी विडंबना तो इस देश की है ही कि हमारे यहाँ पे महिलाओं को पहले कभी भी इस तरह से, अभी तो काफ़ी अच्छा होने लगा है, लेकिन अभी भी जो नीचे जिस जगह हम बात कर रहे हैं वहाँ अभी एक के बेटी का डिफरेंसेस है, तो उसको हमने अभी से शुरुआत से ही उसका ध्यान रखा कि हम पहले बेटियों को ज़्यादा संख्या में बच्चियों को लें ताकि वो जो वहाँ डिफरेंस है वो भी कम हो जाए। क्या बात। वहाँ पे डेफिनेटली अगर मैंने 45 स्टूडेंट्स को और 81 लड़कियों के लिए करा है, बॉयज़ के लिए 45 ही, तो 81 की जगह वहाँ 45 ऑलरेडी दूसरे बच्चे उनके माँ बाप ने कोई ना कोई व्यवस्था करी होगी, लड़की होते हुए नहीं करी होगी, लेकिन अब वो 81 जब यहाँ आ जाएंगी तो उनका रेशियो बराबर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल थॉट है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और वेल नोन इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनली उनको रिकग्नाइज़ किया गया है, और मैं देखता हूँ जब बाकी इंस्टीट्यूट्स को, क्योंकि मैं कोटा का ही कहोगे, आप कोटा का ही बच्चा कहोगे, तो मैंने जब देखा कि वो टाइम के साथ ना कुछ कुछ बदलते गए, कुछ बदलते गए। एलन वैसा ही रहा है, उसके पीछे क्या थॉट रहा है? जैसे आप थे संस्कारित सुसज्जित वैसा ही चलता जा रहा है, और मुझे कोई दिख भी नहीं रहा कि कुछ होएगा, चेंज ऐसा ही रहेगा। तो इसके पीछे आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण मानते हैं, क्या मानते हैं कि, और कृपा गोविंद की ऐसी है कि बढ़ता ही जा रहा है? हाँ, ये देखिए एक बहुत बड़ी कृपा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे पास हमारे जो गुरु जी हैं, मेरी माता जी हैं, और उनके मतलब आप ये समझिए कि हम लोग इनडायरेक्टली हनुमान जी को अपना मालिक वो मानते हैं कि वो चला रहे हैं सिस्टम, तो हमारे मन में ये भाव है। साथ में मैं नहीं चला रहा हूँ, हम चला रहे हैं। क्या बात। हम मैं के ऊपर आती हमारे फिर सब चीज़ें ख़त्म हो जाती। हम चला रहे हैं तो फिर मैं हम में सब आते हैं। मैं हम मतलब हम सब। अब हम में फिर कौन, तो फिर हम में सब है, चाहे वो नीचे वो पानी अभी जो कॉफ़ी लेके आया वो भी है। तो हम की भावना से एलन चल रहा है, इसलिए एलन चल रहा है। मैं के साथ नहीं चल रहा है कि मैं एक आदमी हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो वो हमने न तो चेहरा कभी किसी को बनने दिया, न बनाया। हमने एक ही बात करी, हम मैं एलन मतलब हम एलन। भगवान श्री राम ने भी यही कहा था माता कौशल्या को कि मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। तो ये मैं को कैसे मारें सर, ये भी आप बताइए ना, क्योंकि ये तो साहब गुरु की कृपा से ही हो सकता है। आपको किसी तरह से एक बार शरणागति तो होना पड़ेगा। मतलब चाहे आपके माता जी, गुरु, आपके कोई भी आपके आसपास हो जो आपको ये आपके अहम को ख़त्म कर सके। और अहम तभी ख़त्म होता है जब आप क्षमा मांगना, आप झुकना सीख लें। और ये हमारे बच्चों को भी सीखना पड़ेगा, हमारे हर एक व्यक्ति को सीखना पड़ेगा। आपको जैसी स्थिति मिले, आप अपने आप को वहाँ कंफर्ट जोन, अपना कंफर्ट खुद बनाइए। आप इरिटेट मत होइए। ये थोड़ी देर के लिए हमारे सैनिकों की कहानी सुननी चाहिए। हमने, आपको याद हो तो हमने पिछले जब कारगिल का 25वां हुआ तो हमने घर घर हर शहर में जाके उनकी कहानियां बच्चों को सुनाई, उनकी शहादत सुनाई। तो जब वो शहादत वो सुनता है तो वो कहता मेरा तो कंफर्ट जोन तो बहुत अच्छा है। उस बच्चे की कहानी सुनी जिसको वहाँ के घर में था और पिताजी वहाँ पे शहीद हो गए। वो बच्चा आया स्टेज पे, 25 साल पहले उसके पिता शहीद हुए थे, माँ भी साथ में आई। अब वो हजारों बच्चे बैठे हैं। वो एक आपको वो फीलिंग जगानी पड़ेगी उस बच्चे को एहसास होना पड़ेगा कि मैं बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में हूँ। तो फिर वो अपने आप जब वो देखता है कि हाँ कितनी तकलीफ में कोई और भी है, ये तकलीफ या त्याग, तो त्याग अगर हम करेंगे तो अपने आप सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। वही है कि जितना मतलब कईयों को गिला है कि मुझे कम मिला, जितना मुझे मिला उतना कितनों को मिला, जबकि कितनों को नहीं मिला और कितनों ने दिया भी है। राइट। जिसने जान दी, जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन वो योगेंद्र यादव जी हैं, जिनको हमने अपना इस तरह के प्रोग्राम के लिए वो बना रखा था, वो अभी भी बच्चों के बीच में ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनकी कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते। और उनकी कहानी के बाद है कि जब कितने 5-6 महीने तक तो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, बेहोश ही रहे होंगे 3-4 महीने तक, तो उसके बाद वो जिंदा बच गए। तो वो जो कहानी सुनाते हैं वो बच्चे सुनते हैं। और उसके अलावा फिर हम उन सबको बुलाते हैं जो उनके साथ 525 अलग अलग शहरों में, वो एक अलग, मुझे लगता है ऐसे और कार्यक्रम हमें और बढ़ाने चाहिए। हमें और किसी युद्ध की कहानी लेके, जब तक हम इस नई जनरेशन को ये नहीं बता देंगे कि तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम तो कोई कष्ट नहीं उठा रहे हो, तब तक वो इस चीज़ को समझेगा ही नहीं। और वो कोशिश पूरी जारी है एलन के बाद, जिंदगी की जीवटता सिखा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कई बार उस देश को सलाम करता हूँ जो अपने बच्चों को मिलिट्री का 1-2 साल 4 साल का कंपलसरी कर देते। लेकिन हम चूँकि 130 करोड़ हैं तो हम उतना, हमारे पास साधन नहीं, तो हमको मन से उनको ठीक करना पड़ेगा। हमारे जो दूसरे कई छोटे देशों में तो फिक्स है ना कि आपको 2 साल तो मिलिट्री में रहना ही पड़ेगा, तो अपने आप बच्चा फिर सीख जाता है। राइट। अभी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि एक ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत बड़ा जो है एस्पेक्ट हो गया अभी के सिस्टम का। आपको लग रहा है कि अटेंशन स्पैन जो है कहीं ना कहीं कम हुआ है ऑनलाइन की दुनिया के बाद में?
या फिर ये जो है हाइब्रिड हो गया, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, हाइब्रिड के लिए तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन हाइब्रिड कब होता है? जब वो एक बार, आपको बताऊं, पसीने की बदबू के बिना मेहनत का एहसास नहीं होता। पसीने की कहते हैं ना, मेरे साथी की भी पसीना आ रहा है, मेरे टीचर का भी आ रहा है और मुझे भी आ रहा है, और उसका जो एक ये जो कंधे पे हाथ आता है या सिर पे छोटा सा ऐसा हाथ फेरता है जब कोई, वो जो फीलिंग्स हैं समझने की, जैसे मैं आपके सिर पे कुछ बोलते बोलते हाथ फेर दूं, तो आपको बहुत चीज़ इतनी अच्छी समझ में आएगी कि वो अंदर तक चली जाएगी। वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। तो एक, जब तक ऑफलाइन का वो टच नहीं देंगे, एक बार स्टार्टिंग, वो कहते हैं ना, जड़ों को रोपने के लिए, एक पौधा लगाने के लिए हाथ तो करना ही पड़ेगा मिट्टी में। अब हम सोचे कि नहीं साहब, अब तो दूर से पानी डाल दें केवल, तो पानी डालना तो बहुत आसान है बाद में, लेकिन पौधे को रोपना जो पहला दिन है, वो रोपने के साथ मिट्टी में हाथ गंदे करना, मिट्टी में हाथ को सनाना, वो काम ऑफलाइन में होता है। जब वो हो जाता है तो फिर पानी डालने का काम ऑनलाइन कर सकता है। उसको घर पे जाके, उसको कोई छोटी समस्या आई, वो अपने टीचर के साथ ऑनलाइन जुड़ा, वहाँ खोला। लेकिन जो मेन था, जब ऑपरेशन होना था, तो वो अंदर ओटी में ही था। जाना ओटी में ही पड़ेगा, ओटी में तो जाना पड़ेगा तभी जाकर, और ओटी से आके ही आप उस ज्ञान का फिर आप उसको विस्तार करने के लिए आपको ऑनलाइन बहुत अच्छा दे सकता है। बहुत मजबूरी हो तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन पढ़ लें, लेकिन अगर आपको एक बार दोनों का मिक्स मिलेगा तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मेरा। एक चीज़ और बताइए सर, कि अभी जो अभी हम बात कर रहे हैं बच्चे के पर्सपेक्टिव से, तो आज के स्टूडेंट के पास में करियर ऑप्शंस की भरमार आ गई है। एक टाइम था कि लिमिटेड थे, अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो मेन्यू भी 4-5 पेज का, ऐसा लगता है कि एग्जाम ना ले लें लोग, इतना उन्होंने दे दिया है। तो बच्चे के सामने भी इतने करियर ऑप्शन है कि वो खुद कन्फ्यूज्ड है कि मैं करूँ क्या। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसे डेवलप किया जाए एट अ वेरी अर्ली स्टेज, आप क्या गाइड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को स्पेशली? कि मैं कई बार इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होने लग जाते हैं इस बात पे। अच्छा। 12th तक तो एक ऐसी सिस्टम है जिससे कि बच्चा सोशल लाइफ सीखता है, पढ़ाई की मेहनत सीखता है, और एक उसके जीवन के प्रति उसकी एक सोच डेवलप होती है। अब उसमें 2-3 ऑप्शन है। हम बहुत ज़्यादा अगर एडवांस बात करने लग जाएं, सब बच्चा पैदा होते कि हम तो इसको ये बनाएंगे वो बनाएंगे। हाँ, एक ट्रैक पे हमको उसको डालना पड़ेगा, एक अनुशासित जीवन उसको देना पड़ेगा। अनुशासित जीवन में ये है कि उसको कुछ एक टारगेट रोज मिले जिसको वो पूरा करे, उसका समय जाया ना हो, वो आलसी नहीं हो जाए। तो आलसी नहीं होने के लिए उसके पास कुछ न कुछ असाइनमेंट्स रोज होने चाहिए। अब उसमें मैं नहीं कहता हूँ कि केवल साइंस में ये पॉसिबल है, हर चीज़ में हो सकता है, लेकिन हमारे देश में अभी थोड़ी ये मानना चाहिए कि हमारे देश में ये साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जिसने विश्व में मतलब जो इंडिया के लोगों ने राज किया है। राइट। तो उसका एक अट्रैक्शन है कि हमारे पूरे विश्व में बड़े बड़े जो हमारे लोग यहाँ से निकले, चाहे अब्दुल कलाम आज़ाद की भी बात करें, चाहे हमारे कोई गूगल के CEO की बात करें, कहीं पे भी चले जाएं, तो हमारा एक उसका पीछे बैकग्राउंड हम मोस्टली देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई हमारे बच्चा वो शिक्षा लेके और उसने फिर आगे कंप्यूटर में भी कमाल किया और IT में भी कमाल किया और उस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो अभी वो एक अट्रैक्शन है और अभी अधिकांश बच्चा उस लाइन में आता है, पर हम ये कहते हैं कि ये कोई लक्ष्य नहीं है कि हम साइंस से आगे बढ़े। मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था अभी जो मैंने बोला, वो अभी IPS है एंड ही वाज विद, वो अभी मेरे को एक राज्यपाल के साथ मिला, पर उसको नहीं सूट हुई 12th के बाद, उसको नहीं मिला इंजीनियरिंग और उसने लाइन चेंज करी और उसने फटाक से, लेकिन उसने मेहनत करना सीखा। तो हमारा अभी लक्ष्य क्या है? हम चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मिले नहीं मिले, पर हम मेहनत करना सीख लें, और हम मेहनत करना सीख लेंगे तो हम जिस लाइन में भी आगे बढ़े। चाहे हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ा एक वो है यहाँ पे APD करके एक यहाँ पे कोटा में, वो बच्चा 92 में यही तो बोलता राजेश सर को आके कि सर मैंने आपसे केवल एक ही बात सीखी, मेहनत करना। मैंने अपने पिताजी के ढाबे को आज इतना बड़ा रूप दे दिया कि आज उसने उसको मतलब एक स्टार्टअप बना दिया बड़ा कोटा में, लोग देखने लग गए कि यार ये क्या चीज़। तो ऐसा कोई भी कहीं पे कमाल कर सकता है, पर आप इस सिस्टम में जब आते हैं, एक बार इस अनुशासन सिस्टम में आते हैं, तो आप अपने जीवन में अनुशासन भी लाते हैं और मेहनत भी लाते हैं। तो वो एक कैरियर को मैं बहुत बड़ा इस समय वो नहीं मानता हूँ कि हम उसको बहुत सारे ऑप्शन अभी बताएं, उसके जीवन में अपने आप आ जाएगा वो ऑप्शन जब वो आगे बढ़ेगा। राइट। एक आगे बढ़े उससे पहले पेरेंट्स के लिए भी कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि एक मोबाइल जो है एक ऐसी डिवाइस हो गई है मैं बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो उनकी जो अभी यंग पेरेंट्स हैं, बिल्कुल नए नए पेरेंट बने, वो भी मोबाइल चला रहे हैं, मम्मा भी चला रही है, और आपने कहा कि दादू दादी साथ रहते हैं तो दादू दादी के पास भी अपने अपने मोबाइल हैं,
और एक छोटा सा बचा हुआ है घर में सस्ता वाला जो छोटे बच्चे को भी दे दिया कि बेटा ले तू भी कोकोमेलन देख। तो ये जो एक पेरेंटिंग हो रही है जिसमें बच्चे के रोने को चुप कराने के लिए स्क्रीन दी जा रही है और कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस आ रही है, आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, यंग पेरेंट्स को भी और जिनके बच्चे अभी ऑलरेडी 9th 10th में पहुंच गए उनको भी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये समस्या सबके साथ। इसी का मैंने एक अभी लेटेस्ट अभी देखा, जयपुर में मेरा जो बेटी का बेटा है वो बाल विद्वान करके एक सभा होती है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी मोबाइल तो कोई अलाउ है ही नहीं, सब बाहर, और वहाँ सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं 1.5 घंटे, और वो वहाँ पे कभी राम की कहानी सुन रहे हैं, कभी शिवाजी की कहानी सुन रहे हैं, कभी गुरु गोविंद, और उसको मंचन भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर गीत गा रहे हैं, संगीत कर रहे हैं। अब क्या हो गया कि ये सब बातें हम सबको समझ में आ रही है कि इसका नुकसान क्या था। ये हमने एक इजी वे बना लिया था, हमेशा से ना हम आलसी हो गए थे सब, चाहे माँ बाप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दादा दादी, सब आलसी हो गए। और आलसी किसने बनाया? इसने, क्योंकि बड़े कुछ भी बिजी रख रहा है। अभी भी हम मानते हैं हमारे अंदर वो, अभी हमारे को घर में शिकायतें आती है, कई बार कहते हैं आप तो यही देखते रहते हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कई लोग जो दुनिया भर की चीज़ों को, मान लीजिए मैं फालतू की रील देख रहा हूँ तो एक अलग बात है, और मान लीजिए इस मोबाइल की मैंने सुमति और कुमति की बात, और मेरे उसी मोबाइल से मैं 10 लोगों के कार्य कर रहा हूँ, एक की सूचना कहीं से आई, एक की सूचना कहीं से आई, एक की, तो मैं उसके वर्क कर रहा हूँ, वो एक अलग, वो आपको नहीं पता। मोबाइल पे मेरा भी स्क्रीन टाइम, लेकिन मेरा स्क्रीन टाइम क्या है, जैसे कि कोई हमारी सुरक्षा में अपने कैमरे देख रहा है, कोई हॉस्पिटल में लगातार स्क्रीन टाइम पे उसकी रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स देख रहा है, राइट। तो मैं मोबाइल पे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। अगर मेरे पास पूरे देश के हजारों करोड़ों जो भी लोग हैं हमारे साथ अटैच, उनके कोई मैसेजेज या ऐसी चीज़ आ रही है जिससे मैं आगे काम कर रहा हूँ, मेरा माइंड, तो वो तो सदुपयोग है। अब उसी में मैंने सोचा कि मैं तो बस 1 2 3 4 और बस, और फिर वो अभी मेरे को एक बंदा मिला, मेरे बिल्कुल दोस्त है, उसने कहा मेरे को रात को 3 बज जाते, नींद ही नहीं आती। मैंने कहा क्यों नहीं आती? बोले मैं वो रील ही देखते रहता हूँ। मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई, और आप वो 65 एज, तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो गया आपकी ज़िंदगी में, तो आप एडिक्शन, मतलब आप नशेड़ी हो गए, नशेड़ी। तो हमको उससे बाहर निकालना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये जो छोटे छोटे प्रयोग हो रहे हैं होना चाहिए कि हम कम्युनिटी में बैठें, एक साथ मोबाइल को दूर रखें। अगर हमारे को ऐसी चीज़ है, अभी मैंने कहा ना मेरा मोबाइल दूर रखो, तो मुझे मालूम है उसमें अभी 10-15 काम आ गए होंगे, लेकिन वो इन्होंने कर दिया दूर क्योंकि आपसे बात करनी। लेकिन जो लोग इस तरह से मोबाइल से दिन रात, उनके लिए हमको कोई ना कोई सॉल्यूशंस तो लाने कह रहे हैं कि घर में भी एक समय ऐसा हो कि 1 घंटे कम से कम बिना मोबाइल के रहना। कोई एक आध व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके लिए 24 घंटे मोबाइल है, उसकी एक ड्यूटी होगी, लेकिन अगर वो ड्यूटी से बाहर आ रहा है और जो लोग अननेसेसरी कर रहे हैं उनको तो दूर करना ही पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं फैमिली की तरफ ही चलना चाहूँगा वापस। आपका बचपन भवानी मंडी में बीता, जैसा आप बता रहे थे कि 1980s की आपने मुझे बात बताई कि तब वहाँ पर राजस्थान टेक्सटाइल मिल आ गया था, और वो पूरी कहानी आपने बताई। वहाँ का बचपन, वहाँ की कोई ऐसी लर्निंग जो आपको याद रहती है कि छोटी जगह से हम आते हैं? एक्चुअली एक और प्रॉब्लम ये है सर कि जब कोई बड़ा बन जाता है तो अपनी रूट्स के बारे में बात ही नहीं करता। मुंबई में जितने बड़े एक्टर्स हैं, मुझे लगता है बहुत कम ऐसे होंगे जो अपनी रूट्स की बात करते हैं। मैंने एक बुक लिखी है अभी, उसमें इस पर मैंने बात भी की है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। आपको अपने रूट्स पे बार बार जाते रहो, याद करते रहो मैं कहाँ से आया, कैसे हुआ। कौन सी आपकी लर्निंग है वहाँ की जो आपको याद आती है और आपके मन में हमेशा वो जिंदा रहती है, वो जो चीज़ है, सीख है? नहीं, मैंने जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लर्निंग, एक तो मेरे दादाजी का जो नियमित जीवन था, और वो टाइमिंग एकदम फिक्स थे। इतनी बजे ये, इतनी बजे गाय के पास, इतनी बजे फ्रेश होना, इतनी बजे पूजा, इतनी बजे लड्डू, इतनी बजे दुकान, इतनी बजे वापस घर। तो एक तो टाइमिंग का उनका जो सिस्टम था वो मैंने उस समय देखा, जबकि वो घड़ी से आप मिला लो, घड़ी तो एक ही होती थी, हाथ में भी कई होती थी, पर वो घड़ी से पता नहीं कैसे उनके दिमाग में एक घड़ी सेट हो गई थी। और आप भी अगर जैसे अपन रोज़ कहते हैं ना कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आप अलार्म से उठो 15-20 दिन, 1 महीने, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक ये जो मैंने एक तो वो सीखा। दूसरा एक सबसे बड़ी बात वहाँ थी कि शेयरिंग, मतलब आपके पास आधी, जैसे एक रोटी बन के आती थी हमारे यहाँ, और हम 4 भाई बैठे हैं जीव में, 4 कजन्स हैं, तो हम 4 हिस्से कर लेते थे। आजकल का बच्चा नहीं कर पाता। तो वो एक शेयरिंग करना, मतलब अपनी हर चीज़, चाहे हमारी कोई भी हो, हमारा मान लीजिए मेरा जो ब्रदर वहाँ रहता था और मैं कोटा से जाता था, तो उसके पास जो भी साधन होते थे वो हमारे हो जाते थे, मतलब हमारे सबके हो जाते थे। मेरे, चाहे उसका पलंग हो, चाहे उसका कमरा हो, चाहे उसका बिस्तर हो, चाहे उसके पास जो भी एक्स्ट्रा खिलौने हैं वो सब हमारे हो जाते। अब हम इस चीज़ को कैसे सीखें? ये आजकल के जो बच्चों में एक अपना मेरा मेरा मेरा, तो हमको हम पे ले जाना और अपनी शेयरिंग सिखाना, ये हमारे रूट्स में भवानी मंडी में हमने बहुत सीखा। अगर एक अगर आम है तो 4 फाँक कर लो, एक रोटी है तो ऐसे, मतलब चाहे वो दूसरी रोटी आएगी ना, पर उसके पहले चारों खाएंगे तो सही।
तो सबको इच्छा हो रही कि मेरे पहला, सबको भूख भी लग रही। ऐसे हम लोगों ने वहाँ ये सब चीज़ें बहुत सीखी और देखी, और वही चीज़ें धीरे धीरे संस्कार से सफलता तक जो हम बात करते हैं वही हमारे परिवार में रही। सबका डर भी रहा, बड़े का हमारे पापा जी गोविंद भाई से को कहते थे, मतलब उन्होंने एक ही बात बोली, कभी भाई साहब ने मैं मारा नहीं, लेकिन गोविंद अगर ये तुम्हारी कोई तेरी बात नहीं माने ना तो एक मिला के देना। हमने बस यही सुना। हमारा वो एक ऐसा गोविंद भैया का जो एक डर रहा जिंदगी में, हम उनकी टेबल पे वो जब चले जाते तो हमारी इच्छा होती थी इनके सामान को छू लें, लेकिन हमें डर रहता था। तो एक वो अपनों के बड़ों से थोड़ा डर, ये हमारे मन में अब कम हो गया। इसको हमें वापस से, मतलब वो आदर का डर है, वो कोई ऐसा डर नहीं है कि साहब वो मारेंगे ही सही, जिंदगी में मारा ही नहीं है, लेकिन वो एक बना दिया गया था कि हाँ बड़े हैं और अपना अनुशासन। तो इसीलिए वो अनुशासन सब में आया, इसीलिए आज एलन उस अनुशासन से चल रहा है। तो वो परिवार भवानी मंडी से ही आए और फिर यहाँ तक चल रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। इसी पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कम उम्र में आपके पिताजी आप लोगों को छोड़ के चले गए प्रभु के पास, और आपके जो बड़े भाई साहब हैं गोविंद सर, उन्होंने ही आप सबकी जो है आप सबका ध्यान रखा और बतौर पिता की भूमिका में वो आ गए। उनके बारे में थोड़ा बताइए, और किस तरीके के संस्कार परिवार के बहुत आवश्यक हो जाते हैं। एक मैंने भी बहुत सुंदर कहानी की थी कि उसमें ऐसी कहानी है वो कि एक घोड़ी जो है अस्तबल में, मैं आपको जल्दी से क्विकली सुना देता हूँ, मैं 1 मिनट की कहानी सुनाता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो कहानी ऐसी कि अस्तबल में घोड़ी जो है अपने बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे की एक आँख नहीं थी, तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो पूछता है कि माँ ये आँख गड़बड़ कैसे है। तो जो माँ है उसकी वो बताती है कि मैं एक बार राजा साहब मुझ पर सवार थे और कहीं जा रहे थे तो क्रोध आ गया, तो उन्होंने एक जो है कोड़ा मार दिया, तुम गर्भ में थे तो वो चोट लगी। तो उस बच्चे के अंदर ये भाव आता है कि बड़े होकर मैं राजा को जो है बदला लूँगा। और वो माँ उसको रोज़ एक बात बताती है राजा के बारे में कि राजा अच्छा है, राजा ये, राजा वो। फिर फाइनली जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो युद्ध भूमि में जाता है, उस दिन राजा उस पर सवार था और युद्ध लड़ने के लिए, तो वहाँ राजा घायल हो जाता है। और उस बच्चे को वो भाव ही नहीं आया कि राजा को वहाँ छोड़ना है। उसने वापस उस पर बैठाया अपने ऊपर और राजमहल तक लेके आया, और माँ को बोलता है अस्तबल में जाके कि माँ मेरे ख्याल ही नहीं आया कि मैं उसको वहीं छोड़ दूँ, आज तो बदला लेने का अवसर था। तो माँ कहती है वो संस्कार तेरे ऊपर हावी हो गए, संस्कार ने तेरा पूरा व्यवहार बदल दिया। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी बातें आप थोड़ा शेयर करना चाहते हैं अपने परिवार की से जुड़ी हुई। नहीं, ऐसे तो अनेक बातें हैं, लेकिन मैंने आपसे भी बताया जैसे पिताजी ने एक पहले ही अनुशासन हम चारों पे लागू कर दिया था कि भाई इस तरह से रहना है। और हमारी चूँकि वो जल्दी चले गए तो हमें एक पिता की ज़रूरत तो सबको रहती है। कुछ हमारे, मैंने आपको बताया कि हमारे अंकल जो हैं पापा के छोटे, उन्होंने भी बहुत, मतलब परिवार में उस समय एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि चाहे मामा हो हमारे, चाहे हमारे बड़े ताऊ जी हों, उन सब ने उस चीज़ को, मतलब, और बड़े भाई साहब ने जिस तरह से अपने जीवन में, मतलब उसके बाद उन्होंने अपना जीवन ऐसा कर लिया कि जैसे उनके लिए कोई अब जैसे एक मन में जो उत्कंठा होती है ना कि ये करूँगा वो करूँगा इस तरह की, तो वो इतने आदर्श स्थिति में जिए कि उन्होंने सोचा कि मेरी किसी भी चीज़ से इनके ऊपर गलत असर न पड़े। तो उनके जीवन में तो हमने कोई ऐसा कभी कोई न तो व्यसन देखा, न कोई उनके ऐसे सर्किल देखा, दोस्त देखा। जैसे मुझे भी एक व्यसन हुआ था, कभी कॉलेज में हो गया, लेकिन उसको छुड़ाने में जो उनका एक जो घटना मेरे साथ घटी वो घटी, लेकिन वो मुझे याद है कि मैं उनके आँखों से आँख नहीं मिला पाया जब मेरे को उन्होंने देख लिया, और वो मेरे पास लास्ट डे था, उसके बाद मैं उसको छू नहीं पाया जिस चीज़। तो इतना हमारा एक दूसरे के प्रति, वो कोई पिटाई कर रहे हैं या कोई दादागिरी का डर नहीं था, लेकिन एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान था और पिता के तुल्य उनको माना, तो वो हमको मिला। ऐसे ही हमारे से जो बड़े ब्रदर हैं राजेश भाईश्वरी, उनका भी कई तरीका हमारी पढ़ाई के प्रति, हम दोनों को जब हम पढ़ते थे तो उनका एक अलग अनुशासन रहता था कि मेहनत तो करनी है। मैं थोड़ा सा बदमाश था, थोड़ा सा बदमाश मतलब नीचे के लेवल पे थोड़ा कम पढ़ना। ब्रिजेश बहुत सिंसियर था, वो बैठता था, मैं उठ जाता था। तो वो उनकी एक अलग अनुशासन था, क्या भैया तेरे पीजीटी का एग्ज़ाम है, क्या हो रहा है, मैंने कर लिया तो फिर वापस वो चेक कर। मतलब हर चीज़ में भाई का एक पिता के रूप में व्यवहार हमें मिला, और उसी से हमने दोनों भाइयों के साथ में ये जो हम दोनों भाई अच्छा पढ़ लिए, हमारा दोनों का पीईटी में सिलेक्शन हुआ, उस समय वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और उसके बाद भी हम जब सूरत गए तो वहाँ पे भी हमारे ऊपर, मतलब एक तरह से उनकी एक नज़र, कोई उसे तो था नहीं कि कोई बहुत सारे फ़ोन लग जाते थे, उनका एक अनुशासनात्मक जो हमारे पर एक वो रहा, उससे हमें बहुत अपने जीवन में सीखने को भी मिला और अपने को संवारने में भी समय मिला, उसका मतलब मौका मिला उस चीज़। अभी आपने सूरत की बात की, तो वहाँ जब आप पढ़ रहे थे सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था आपका? क्या उस समय सोच चल रही थी आपके दिमाग में, क्या करूँगा आगे चल के, क्या चल रहा था? नहीं, मैं इस तरह की संस्थाओं को एक सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि हम वहाँ पे जाके एक मिनी भारत में रहे। बस जैसे एक किसी शहर का इंजीनियरिंग कॉलेज और राज्य का है तो वहाँ राज्य के बच्चे आते,
पर NIT जो REC जिसे बोलते थे, उसमें एक सबसे बड़ी भारत में जिसने भी ये स्कीम बनाई, उसने वहाँ पे हर राज्य का एक एक ग्रुप आता था, वो फिक्स था, हर राज्य का कोटा था। आधा 50% गुजरात का था और 50% सभी राज्यों के कुछ कुछ बच्चे आते। तो आपको एक वर्ष एक इतनी तरह की हमको वहाँ पे वो संस्कृति देखने को मिली। तेलुगु भाषा के लोग, तमिल भाषा के लोग, मलयालम भाषा के लोग, पंजाबी लोग, यूपी के लोग, आसामीज लोग, सब जगह के, सिक्किम का आदमी, हमको वहाँ सब तरह के लोग मिले। तो वहाँ 4 साल में एक बहुत अच्छी देश के प्रति हमारी जो सोच बनी कि हमारा देश कितना अच्छा है, वो हमारे लिए आज भी हमें कई बार, अब कोटा में भी यही हो रहा है। कोटा में भी जब बच्चा आता है तो उसको, अभी आपको याद हो तो कोरोना के समय हमारे को जब पता पड़ा कि हमारा देश, हमारा कोटा मिनी इंडिया क्यों है, क्योंकि हमने कश्मीर में भी 20 बसें भेजी, हमने 70 बसें भर के नॉर्थ ईस्ट में भेजी, हमने उड़ीसा में हमने 70 बसें भेज दी, हमने साउथ के राज्यों में हमारी 30-25 बसें भर के गई, और कोई साधन नहीं था। केवल बिहार और झारखंड 2 राज्य थे जहाँ बसें नहीं गई, वहाँ ट्रेनें गई। बाकी सब जगह हमारी 600-700 बसें यूपी में गई, महाराष्ट्र में गई हमारी 200-300 बसें, MP में गई 200-300 बसें। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि कोटा को बच्चा में, मैं ये यहाँ पे मैं एक कच्चे के फायदा एक और बता रहा हूँ, जहाँ कोटा का फायदा है। यहाँ कोटा आकर के वो अपने देश के प्रति भी प्रेम जागता है, उसको अपने देश की स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है कि हमारा देश कितना अच्छा है। यहाँ पे आपको सब तरह के मैस मिलेंगे, आपको बिहार का लिट्टी चोखा खाने को भी मिलेगा, तो आपको साउथ का भी मिलेगा, तो आपको मराठी भी मिलेगा, हर तरह का यहाँ पे व्यंजन अवेलेबल है। पोहा यहाँ कोई खाता ही नहीं था पोहा। आप पूछो किसी से यहाँ पैदा हुए, इन्होंने कभी पोहा देखा था क्या बिकता हुआ? आज की डेट में पोहा ऐसे बिक रहा है क्योंकि पोहा एक अच्छा नाश्ता लगा और सबने अडॉप्ट किया। और ये जो यहाँ खा रहे थे वो ये नहीं थे कि मालवा के थे, वो भवानी मंडी के नहीं थे, वो अपन भवानी मंडी में खाते थे, लेकिन उसके भी पहले वो और पीछे था। लेकिन अब सब जगह खा रहे हैं, यूपी बिहार के और इधर पंजाब के लोग पोहा खा के कहते हैं अरे वाह यार मजा आ गया। तो ये भी तो हमारी देश को जोड़ने वाली चीज़ें हैं। राइट। मैं इसी पे कोविड पे बात करना चाहूँगा पहले, कि कोविड का जब समय आया तो मैंने सुना कि आपने बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई और आपने सोचा कि एक्चुअली जनता कर्फ्यू से शायद आप एक्टिव हो गए थे, और उसके बाद में क्योंकि बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे जिनके माता पिता असहाय वाली भूमिका में आ गए, चाहते तो थे मदद करना बट कैसे करें, वो तो अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं, कोटा कैसे आएंगे, आपने उन सब के लिए भोजन का प्रबंध किया। मतलब वो स्टोरी सुनाई, वो बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है। देखिए वो पहले तो ये मेरा वर्ड आया नहीं, हमारा, हाँ हमने सबने किया। और मुझे चूंकि उस समय 4 भाइयों में मुझे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव और इस चीज़ों का शुरू से मेरे को ये जिम्मेदारी परिवार की तरफ से दी गई, तो मेरा चेहरा जरूर रहा कि हाँ भाई हमारा नेतृत्व अब कौन कर रहा है। तो इस समय मैं बाहर था, घर से बाहर निकलना बना था, तो कलेक्टर साहब से परमिशन लेके कौन जा सकता है कौन आ सकता है, वो लॉकडाउन था तो वो मुझे परमिशन थी, तो मैं बाहर जाता था, ऐसा नहीं कि कोई और नहीं जा सकता था। और वो उस समय फिर हमने सब ने मिल के एक, और बिना इस भेदभाव के कि वो किस इंस्टीट्यूट का बच्चा है, क्या बात, हमने, मेरे को अभी एक दिन बताया कि 3,65,000 तो हमने भोजन के पैकेट बनाए उस समय बटे, और उसके लिए हमने मशीनें उठाई। और ये सब किसने करा? ये जितने भी हमारे LN के जो टीम है, प्लस जो भी कोटा के और जो भी हॉस्टल वाले हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, इतनी बसें आई। अब आप देखिए अगर कोटा से 2-3 हज़ार बसें गई तो उसमें 2-2 दिन का खाना देना था। अच्छा, हर एक बच्चे को, और बच्चे भी आधे बैठते थे, मतलब एक इस कोने में तो एक इस कोने में। बस की जो स्ट्रेंथ थी वो आप फुल यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए अगर 1,000 बस का बच्चा था तो हमारे को 3,000 बसें भेजनी, क्योंकि इतना कम बच्चा, क्योंकि वो उसमें डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी था, मास्क देना, सैनिटाइजेशन करना, हर एक का टेम्परेचर लेना। इतनी बड़ी एक 3 क्षेत्र में हमने वो चलाया हमारा। इवन एक हमारा जो नया कोटा बना था वहाँ पे भी कुछ बसों के सेंटर बने, लेकिन 4 जगह हमारे बस अड्डे चले, और फिर हमारा रेलवे स्टेशन वाला शुरू हो गया लास्ट में। तो पूरा रेलवे स्टेशन हमने कैसे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोटा की पूरी जनता ने, और जो भी उस समय हमारे कार्यकर्ता थे और प्लस पुलिस प्रशासन, 3-4 किलोमीटर लंबी ऑटो की लाइन बन गई, और वो एक एक करके छोड़ते थे, क्योंकि एक बच्चा जब ट्रेन में बैठता दूसरा तीसरा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत रखनी थी। और इतने अनुशासन से हमने जो प्रोटोकॉल था उसका फॉलो किया। और प्लस एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरे को याद आया, इतने साल से कोटा में जब हमने हज़ारों बच्चे पढ़ा दिए, तो मुझे धुले में भी बच्चों के लिए खाना मिल गया, मुझे धर्माबाद में भी बच्चों के लिए खाना मिल गया, मुझे बेलगाम बॉर्डर पे भी बच्चों के लिए खाने के लिए बोलने में मेरे को दिक्कत नहीं आई, झांसी में भी दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद आपके मधुबनी और बिहार और उधर जो आसाम तक बच्चे गए, तो हमारे जो पढ़े हुए बच्चे थे, हमारे उनके पेरेंट्स थे, उनके मोबाइल तो सबके पास था। हमने उनको मैसेज किया 3 बसें जा रही हैं, इस बस में खाने की दिक्कत आएगी, इसका टायर ख़राब हो गया, फलाना हो गया। लोग पहुँचे,
लोगों ने जाके बच्चों को संभाला। एक जगह तो बेलगाम में तो 12 घंटे तक बस खड़ी हो गई और बच्चे रोने लग गए, लेकिन पहुंचे लोग, उनको जाके संभाला, उनको मोरल सपोर्ट। तो ये एक जो कोटा की जो मिनी भारत का जो हमें फ़ायदा मिला उस समय, वो वहाँ पे भी देखा हमने, हर जगह जहाँ जहाँ बसें अटकी। और बहुत उसका एक मतलब मैं कहता हूँ कि उससे तो इतनी संतुष्टि मिलती है कि जैसे हमने जीवन का बहुत बड़ा एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया, हासिल हो गया। उस समय ऐसा सबको लगा, सबको लगा। हमारे कलेक्टर साहब इतने अच्छे, इतने बढ़िया आदमी, कसेरा साहब, मतलब मैंने ऐसे IAS ऑफिसर नहीं देखे जो रात को 2-2 बजे तक हमारे साथ बैठे रहते और हर चीज़ को करके जाते थे जो रिक्वायरमेंट थी। क्या बात। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, आप तक तो पहुँच ही गया होगा। राजेश सर ने कहा कि आप एलन की ढाल हैं, तो जब आपको ये ढाल कहा गया, हालांकि आप फिर कहोगे कि हम सब हैं, लेकिन फिर भी आप क्या बताना चाहते हैं? एलन हम सबकी ढाल है। मैं तो, आपने कहा ना कि वो आई एम ए पोस्टमैन, I'm just delivering the message. दैट इज ओनली थिंग। बाकी एलन हम सबके, अगर हमारे सामने हमारे आगे एलन लिखा हुआ है, मेरे एक कागज है ना, ये ढाल है, तो वो ढाल अपने आप बन जाती है। आप जाके देखिए कभी किसी हॉस्पिटल में, किसी जैसी जगह आप बोलो मैं एलन से हूँ, आपको ऐसा एक अलग तरह का वहाँ पे माहौल मिल जाता है। कितनी भी इमरजेंसी हो आपके लिए, कोरोना में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने बोला मैं एलन का परिवार का हूँ या स्टूडेंट हूँ या पेरेंट्स हूँ या बच्चा हूँ, तो जो लोग डर रहे थे डॉक्टर्स या वो सब आगे बढ़ के उस आदमी को संभाल रहे हैं। वहाँ ज़्यादातर मौतें तो डर से हुई है, आदमी डर के मारे मर रहा था, लेकिन वो डर को कैसे कम करें, तो वो एलन का जो नाम आते ही हमको ये जो सपोर्ट मिला, तो एलन हमारी ढाल एलन है। मैं तो हूँ नहीं हूँ, कल कोई और होगा, एलन हमारी हमेशा ढाल बना रहे। क्या बात, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि बेलगाम तक जो है आपको सपोर्ट मिल रहा था या मधुबनी तक मिल रहा था, पूरे भारत में जो है लोग थे, तो 40 लाख से ज़्यादा परिवारों का भरोसा तो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। 77 शहरों में आप 77 से ज़्यादा में आप पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो चीज़ है जो आप दूसरों को भी थोड़ा दे दो टिप, मतलब बाकियों को भी थोड़ा मिल जाए ज्ञान कि भाई कैसे बढ़ना है, कौन सी वो एक बात है जो विस्तारित करती जा रही है आपकी सोच को और एलन परिवार को? मैंने पहले ही आपको एक बार तो कहा है कि हम वाली बात है, मैं से हम पे आना ही पड़ेगा। जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, वो इंसान है, उसकी आपको पूरी इज्जत करनी पड़ेगी, आप उसको दुत्कार नहीं सकते और उसकी मदद भी करनी पड़ेगी। जब भी कोई व्यक्ति, सुख में सब साथी दुख में कोई ना, आपको अपने हर साथी का दुख में साथ देना है। सुख में आप जाओ मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख में साथ देना है। तो आप देखिए कि जब कोरोना आया तो हमारे एक एक एम्प्लॉय ने, एक एक कर्मचारी ने जो एलन के लिए करना था वो करा। सैलरी जितनी कम करनी कर लो, और हमने जब उनसे कहा कि अपने को इस तरह से राहत कोष में पैसा देना है, सब ने अपने दान करने में जो सब ने बेस्ट करा। आज भी मैं बता रहा हूँ, मेरे को 15 साल पुरानी बात है, बाढ़ आई थी बिहार में, हमने अपने ग्रुप में डाला कि यार बिहार के बच्चों के लिए सहायता भेजनी। उस समय इतना पैसा इकट्ठा करके सबने ध्यान दे दिया कि जाओ भेजो। मतलब हमारे यहाँ पे इस बात की खुशी मिलनी चाहिए कि हम दूसरे की कुछ मदद करके, अगर हर आदमी ये सीख ले, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ एलन के अंदर गुण है कि हमारे यहाँ पे मोर देन 80 से 90% लोगों में ये भावना है कि हम हैं और हम एक दूसरे के लिए हैं। वो चीज़ हमारे को आगे ले जा रही है। एक और आपने इनिशिएटिव लिया था कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल भेजना आपने शुरू किया, उसका कैसा इम्पैक्ट रहा, वो कैसे आपने शुरुआत? देखिए, वो एक जैसे एक सपोर्ट सिस्टम था, और उसमें भी हमने एक चीज़ अच्छी करी कि जब हमने सब स्टडी मटेरियल भेजा और टेस्ट लिया, उसके बाद टेस्ट भी लिया, तो हमने उसकी जो समस्या आई उसको इग्नोर नहीं किया कि यार हमारा काम तो हो गया। हमने उसकी उस प्रॉब्लम का भी, मान लीजिए राजेश सर के पास कोई शिकायत आ गई कि यार मेरी ये समस्या को जवाब नहीं दे रहा, तो वो उनका एक हमेशा भय बना रहा एकेडमिक टीम पे कि बच्चे की समस्या रात को सोने से पहले सॉल्व कर देना। तो जो भी माध्यम से हमारे पास कोई सूचना आती थी, हमने उसमें उस बच्चे को वो सपोर्ट दिया कि उसकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जाना चाहिए, चाहे वो कोई क्वेश्चन की हो या उसको कोई मटेरियल टाइम में नहीं मिला। तो वो हमारे को एक ये रहा कि उससे भी हमारा जुड़ाव अच्छा हो गया। कई बच्चे जो हमारे डिस्टेंस लर्निंग इस तरह के प्रोग्राम से सेलेक्ट हुए, वो इस बात के लिए क्रेडिट देते थे कि सर आपने केवल पोस्टमैन वाला काम नहीं किया, आपने उसके बाद ये भी पूछा कि अंदर से सब चीज़ ठीक है, तुम्हारे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पढ़ रहे तो कोई कंटेंट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने जैसे भी समस्या पहुंचाई, हमने उसका समाधान दिया। और इवन हमारे टीचर्स तो बीच में शुरू में तो सेंटर्स पे जाते थे,
जहाँ टेस्ट होता था, और वहाँ पे बुला लेते थे उनको कि अगर आपको मिलना है तो आ जाइए। तो वो बच्चे वहाँ पे भी मिलने आते। तो एक कांटेक्ट प्रोग्राम, आप थोड़ा भी हाथ रखेंगे ना, एक हल्की सी उंगली आगे बढ़ाएंगे तो उसको पकड़ने वाले आगे आते हैं। बिल्कुल। आपने एक ये शौर्य स्कॉलरशिप भी शुरू की है, उसमें क्या कर रहे हैं? शौर्य जो स्कॉलरशिप शुरू की है, शौर्य तो मैंने आपको बताया ना, ये जो हम लोग जो ये शहीदों के परिवार, हाँ, शहीदों के परिवार के लिए, और हमारा ये हमारे हर एक भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि हम इस बात को, इस एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। यही एक लोग हैं जिनके कारण हम अपनी ज़िंदगी के सब मज़े ले रहे हैं। वो वहाँ रक्षा में खड़े रहते हैं, उनके जीवन का कितना मतलब कैसे वो मेरे ख्याल 6-6 महीने तक वहाँ पे अपने जीवन को निकालते हैं। और हम अगर उस चीज़ का हम लोगों को पता नहीं लगता कि जैसे हमने टैक्स दे दिया तो बहुत बड़ी बात करती है। पहली बात तो टैक्स हर कोई देता नहीं, और फिर हम अपने आप को ये एहसास करेंगे हम टैक्स देते हैं इसलिए हमारा तो बनता है, हमारा तो हक बनता है। ये तुम कोई एहसान नहीं करते भैया, इस देश ने तुमको बहुत कुछ दिया है, इस माटी ने, तो ये एहसास होना चाहिए। और इसीलिए शौर्य, मतलब हम इसमें बहुत बड़ा अपने आप को गर्वित नहीं करेंगे, हमने बहुत अच्छा काम कर कंट्रीब्यूट किया। हम क्या कर सकते हैं, उससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो आप बताइए। क्या बात है। अब सर, मैं आपने इतनी सारी बातें बताई समाज के लिए जो आपकी ओर से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने कहा कि हम तो अपनी ओर से जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इतनी सुंदर इन्होंने बात की पॉडकास्ट में कि आपके पास कोई सुझाव हो कि समाज के लिए और कुछ ऐलान कर सकता है तो वो भी बताएं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आध्यात्मिक में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैंने सुना कि आपने चित्रकूट में लाखों स्क्वायर फीट की जो है व्यवस्था करवा दी है लोगों के, तीर्थयात्रियों के ठहरने की, और आप लगातार अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक अगर मैं बात करूं तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे जो है आध्यात्मिक जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनके लिए भी कुछ करना है? सबसे पहले तो एक लाइन करेक्ट करेंगे, आपने, मैंने नहीं, हनुमान जी ने। अच्छा, हनुमान जी ने, क्या बात। क्योंकि हमारे गुरुजी ने सबसे पहले हमको सबसे पहले जो प्रेरणा ये दी कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप खुद क्या कर सकते हो, आपसे करवा रहे हैं। तो वहाँ पे जब इतना सब निर्माण हुआ तो उन्होंने पूछा गोविंद भाई से कि इस पे क्या नाम लिखें। तो भाई साहब ने कहा कि इस पे हनुमान जी से बड़ा कोई नाम हो तो लिख दो। तो बोले नहीं है, हनुमान जी से बड़े हम हैं नहीं ना। हनुमान जी मतलब जिसका स्थान है उसी का नाम है। क्या बात। तो वो ऐसा एकमात्र मेरे को, जैसा अभी तक मैं इतनी दुनिया में घूमता हूँ, लेकिन जब कोई भवन बनता है जो बनाने वाला अपना नाम जरूर लिखवाता है, हाँ, लेकिन वो बनाने वाला अगर हनुमान है तो वो तो उसने लिखा हुआ ही है। तो हमारी यही भावना है कि वो हनुमान जी ने अपना काम खुद ही करा है, और ऐसी स्थानों पे वो करवाते रहें। उनकी जब जब प्रेरणा होगी हम करेंगे उसको। और प्लस इसके अलावा जैसे अब अभी भगवान ने चाहा तो जैसे कोटा में एक बहुत बड़ा कैंसर यूनिट का अभी निर्माण हो रहा है भारत विकास परिषद के साथ। वो एक नया प्रकल्प हमको मिलेगा। अभी तो उसकी केवल बिल्डिंग बन रही है, लेकिन जब उसको चालू करेंगे तो वो एक अलग, हमको एक सबसे बड़ी समस्या जो विश्व की चल रही है अभी, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जब इतना महंगा इलाज होता है तो उसकी भी एक इच्छा है कि यहाँ पे वो चले। बाकी जिस तरह से भी जुड़ सकते हैं किसी भी अच्छे कार्य से। अभी जैसे अभी आपको बताऊं कि घुमंतु एक जाति है। अब वो उसको हमारे देश में अंग्रेज़ों ने, वो देशभक्त लोग थे और उनको उनकी देशभक्ति ख़त्म करने के लिए एक 1800 में कोई कानून ले आए थे कि यार ये इनको जो उसमें जो पैदा भी हो जाएगा वो अपराधी कहलाएगा। उस घर में जन्म लेने वाला बच्चा भी उस कानून से अपराधी माना जाता। वो कानून हमारे आज़ाद होने के 5 साल बाद हटा, ये मुझे अभी पता चला। और हमारे और समाज के बीच में आज भी हम ये सोचते हैं तो सब चोर उचक्के, मतलब हमारी जनता के बीच में हमारे जितने भी हम लोग हैं पढ़े लिखे, वो उनको ऐसे देखते हैं अभी तक कि ये तो चोर उचक्की जाती है, जबकि ये वो है नहीं। वो समय पूरे देश में घूम करके नमक और ऐसी चीज़ें पहुंचाते थे जो हम लोगों को नहीं मिल पाते थे। वो उस तरह का व्यापारी लोग थे वो सबसे, और उनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल बना दिया उनकी एक पॉलिसी से। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनको वापस से हमारे मुख्य धारा में लाएं। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, वनवासी लोग हैं, उन लोगों को हम मुख्य धारा में लाएं जिनके पास साधन नहीं। तो ये सब प्रकल्प अगर जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं, ईश्वर की जितनी हमारी लोगों को जोड़ेंगे उससे और उसमें आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपने बताया कि आध्यात्मिक तो आप शुरू से रहे, परिवार के संस्कार रहे और आप अपनी ओर से कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, स्पिरिचुअली करें या सोशली करें। आप जब भगवान से प्रार्थना करते हैं सुबह या शाम में, जब भी आपका जो समय है, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, आप क्या मांगते हैं उनसे, या प्रभु से प्रार्थना में क्या मांगे, आप क्या कहना चाहेंगे? तो भगवान से यही मांगता हूँ कृपा कि सब प्रसन्न रहें। क्या बात। और सब एक दूसरे को प्रसन्न रखें, बस यही मांगता हूँ। और सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण होता है स्वास्थ्य। तो राम रक्षा स्तोत्र एक हमारी मम्मी बचपन से हमें बोलती थी कि भाई इससे सबके स्वास्थ्य अच्छे हो जाते हैं, राम जी रक्षा करते।
तो वो मुझे कंठस्थ है, तो मैं नहाती वो पाठ शुरू कर देता हूँ और वो इसी भावना से करता हूँ कि सबकी रक्षा हो। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो फिर सब चीज़ अच्छी होगी। तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और सबका मन भी अच्छा, दोनों ही स्वास्थ्य जरूरी है, मन का स्वास्थ्य और तन का स्वास्थ्य। तो मन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अपने आप ही सब लोग फिर कोई गलत काम करेंगे नहीं। मन स्वस्थ है तो फिर कोई गलत तो कर ही नहीं सकता है। क्या बात है। तो ये इस देश की ज़रूरत है, हमारे परिवार की भी ज़रूरत है और हमारे सबकी ज़रूरत है। राइट। अब इस शहर की बात करते हैं सर, कोटा की बात करते हैं। कोटा का नाम आता है तो कोचिंग हब जो है ये टर्म यूज़ होती है, कोचिंग हब। आप इस शहर को कैसे देखते हैं? आपके पर्सपेक्टिव से या एलन के पर्सपेक्टिव से कोटा शहर क्या है? इस कोटा शहर में मैं मानता हूँ कि चाहे किसी भी रूप में कोई भी होगा, अगर वो मेहनत करेगा तो वो बहुत ऊंचा जाएगा। क्योंकि ये पत्थर हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब और पानी भी है। एकमात्र ऐसा राज्य का है जहाँ पे सब तरह की साधन है। तो यहाँ के लोगों में मैं इसको कोचिंग हब तो ये बन गया, ये इंडस्ट्री हब भी था। और आज भी आप देखो तो जिस तरह की यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज आसपास हैं, ऐसा किसी भी बहुत कम शहरों में मिलता है। राइट। और बिना हवाई जहाज के होते हुए भी इतनी उन्नति कर लिया इसने। क्योंकि लोग कहते हैं कि हवाई जहाज के बिना देश किसी शहर की उन्नति नहीं होती, तो ये भी हम मानना पड़ता है कि यहाँ के लोग बिना हवाई जहाज के भी उड़ सकते हैं। आप मान सकते हैं। बहुत सुंदर। तो ये शहर हमारा मतलब मेहनत करने वाले वीरों का है और ये इसीलिए कोचिंग हब है। जो भी काम करेगा आज ये, अगर ये कोचिंग हब है तो कोचिंग वालों ने मेहनत करी, क्योंकि यहाँ पे नौकरी पेशा लोग थे हम सब, जो हम अपने लिए प्राप्त करें चाहे किसी और को दें। शिक्षा का यहाँ पे अच्छा कार्य हुआ और मुझे लगता है कि कोई भी नई चीज़ भी अगर यहाँ आएगी, जो भी कोई सोचेगा, चाहे हमारे कोई आज का नेता सोचे, चाहे यहाँ पे कोई लोग मिलके सोचे, तो ये बहुत अच्छा बनेगा। अभी पर्यटन पे काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप भूल जाएंगे जयपुर उदयपुर को। यार कोटा में पर्यटन मतलब लेवल पे आ जाएगा, आएगा, वो भी आपको नंबर 1 मिलेगा। क्या बात है। आखिरी में जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, चाहे सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं करते, ओवरऑल जो ऑडियंस है हमारी, बड़े मोटिवेशनल वीडियोस वो ऑलरेडी देखते हैं मेरे चैनल पे या कहानियाँ सुनते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा आपने कहा कि कोटा जो है वो इंजीनियर डॉक्टर तो बनाता ही है, वो तो सेकेंडरी बात है, पहले जीना सिखाता है। तो क्या एक ऐसा कोई मंत्र है, ऐसी कोई बात है जो आप चाहते हैं कि सब तक पहुँचे और वो उसे याद रखें जीवन में? किसी की मुस्कुराहट पे हो निशा, बस इतना ही काफ़ी है। आप अगर किसी और की मुस्कुराहट पे निशा हो जाएंगे तो आपकी मुस्कुराहट तो अपने आप ही आ जाएगी। क्या बात। बहुत तो यही संदेश है कि भाई आप दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढने लग जाओगे, उसकी मेहनत, उसकी हेल्प करके। तो आपकी पढ़ाई में भी दूसरे की हेल्प करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो दूसरे की हेल्प करो, तो अपने आप आपको भी हेल्प मिले। तो आजकल के बच्चों को बस यही सिखाना है कि किसी और की मुस्कुराहट पे तो निशा हो, तो फिर तेरी मुस्कुराहट भी कहीं नहीं जाएगी। यही उसका संदेश है। क्या बात है। और आखिरी में एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि ग्रैटिट्यूड, जिसे जनरेशन कहीं ना कहीं बहुत कम में आंकती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हम। जैसा आपने कहा कि सॉरी बोलना तो हम भूल गए, आभार प्रकट करना भी हम भूल गए, मतलब थैंक यू बोलना भी हमें लगता है कि यार बहुत बड़ी कमी होती है। हाँ, तो ये कितना आवश्यक है सर लाइफ में? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो उन्नति का सबसे बड़ा कारण ही ये बनेगा। आप किसी भी सफल आदमी के पीछे देखना, उसने जीवन जिंदगी में हमेशा ग्रेटिट्यूड, आभार रखा हुआ, कोई भी हो। आप उसकी कहानी पीछे जाके देख लीजिए, उसने जब तक ये गुण नहीं होगा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और ये बच्चे सीख भी रहे हैं, और हमारे अभी जो हमारे गुरु हैं, हमारे जो भी मोटिवेटर है, चाहे वो कोई भी हो, उन सब ने इस चीज़ के लिए। और एक अभी कौन सा, और मैं कल ही देख रहा था, श्रीकांत एक कोई उस पर वो बोले थे, वो कितना अच्छा है। बेहतरीन कहानी। किसी को भी कमज़ोर नहीं मानना है और हर एक का धन्यवाद ही करना है, चाहे आपको छोटा हो बड़ा हो, एक दूसरे को अपनाना है। आगे बढ़ जाएंगे सब, कोई पीछे रहने की जरूरत नहीं, किसी को कोई कमी भी नहीं आएगी। हम एक दूसरे को अपना मानेंगे तो कोई भूखा क्यों रहेगा। एक आखिरी में एलन परिवार जो है देश को क्या कहना चाहता है, भारत को या सारे पेरेंट्स को, या जो भी आपके एलन परिवार की ओर से आप कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस हम अभी एलन परिवार की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सब हम एक परिवार हैं, चाहे वो कोई भी हो, और उसी भाव से हम एक दूसरे के प्रति भाव रखें। ईर्ष्या और ईगो वो हमारे बीच में बिल्कुल ना हो। हाँ, कंपटीशन हो सकता है, व्यापार में हमारा भी हो, आपका भी हो, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। किसी को नीचा करके, किसी को छोटा करके मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें एक दूसरे के सम्मान के साथ अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी, उसको हमें नहीं खोना है। आप अपने आईने में आप खुद रोज अपने आप से पूछ लेना जा कर के, whether I was right or wrong। रात को सोने से पहले वो पूछ के सो, उत्तर आपको जो मिले वो आपको पता है। क्या बात है। तो ये जो पूरे पॉडकास्ट से एक टर्म निकल के आई है, आत्म अवलोकन, जिसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में सेल्फ एनालिसिस कहते हैं। सर ने जो कहा कि रात में सोने से पहले अगर खुद से पूछ लिया कि क्या आज मैंने सही किया या गलत किया, तो वो जवाब आपको
अपने आप अगर वो जवाब है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो आप बेहतर इंसान बनने की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं अक्सर अपनी कहानियों के आखिरी में कहता हूँ सर कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ, बिकॉज 3 एलिमेंट्स जो मुझे लगता है लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, आपने सच में कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो कपशप विद कार्तिक में मैं आरजे कार्तिक धन्यवाद करता हूँ आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और बहुत कुछ मुझे नया सीखने को मिला। और मुझे भी वापस- आपसे बहुत कुछ सीखने को और मिला। grounded क्योंकि आपके और- जो प्रश्न करने के तरीके हैं ना वो भी बड़े अद्भुत हैं और वो पूरी अंदर से कहते हैं ना झकझोर के बात निकाल लेते हैं। बहुत धन्यवाद। आपके प्रणाम। किसी के अंदर से क्या निकालना है, हाँ। असलियत सच निकले, तो वो आप प्रश्न इस तरह से करते हो कि वो अपने आप जय हो, वही बोल सकता है, झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। जय हो। प्रणाम है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।